हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं और इस कहानी का शीर्षक है सूफियाना इश्क। फ्रेंड्स, एक ज़माना था जब लोग किसी से प्यार करते थे, उसके जिस्म से नहीं बल्कि उसकी रूह से प्यार करते थे और उस प्यार में कुछ बंदिशें होती थी। आज की तरह नहीं लोगों को प्यार होता है, फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह प्यार होगा और कुछ दिनों की बातचीत के बाद, लोगों से मिलने जुलने के बाद फिर बात ब्रेकअप तक आ जाती है। फिर लोगों को दूसरे से किसी और दूसरे से प्यार होता है। तो आजकल तो खैर प्यार का मायने ही बदल गया है, पर एक टाइम होता था जब लोग प्यार करते थे और उस प्यार को जब तक वो जिंदा रहते थे तब तक वो प्यार उनके दिलों में रहता था। वो इजहार नहीं करते थे लेकिन उस प्यार को हमेशा अपने साथ रखते थे। पहले के ज़माने, अब तो आजकल क्या होता है कि अगर आपके पड़ोस से में किसी लड़की से या आपके गांव में अगर आप रह रहे हैं वहाँ पर किसी लड़की से आपको प्यार हो जाता है तो आप लोग उसको तुरंत अपना इजहार कर देना और गाँव अब घर वालों को बता देना कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसी से शादी करूँगा। एक ज़माना होता था जब गाँव की बेटियाँ पूरे गाँव की बेटी होती थी और अगर गांव में किसी से प्यार होता था तो वो अपनी बातें अपने दिल में ही रखता था, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, क्योंकि गांव का हर इंसान रिश्ते में चाचा, भाई और ताऊ ये सब होते थे और वो पूरे गांव के होते थे। पूरे गांव के रिश्ते से एक दूसरे से जुड़े होते थे। अगर गांव की कोई बेटी है तो वो पूरे गांव की बेटी होती थी। उस टाइम पे कुछ ऐसी बंदिशें हुआ करती थी। आप लोग कभी अपने बाबा या दादी या जो भी आपके पुराने ताऊ हैं उनसे कभी बात कीजिएगा कि कभी उन्हें अगर प्यार हुआ तो क्या उन्होंने इजहार किया था। जी नहीं, उस टाइम पे बहुत से कम लोग ऐसे होते थे, बहुत से कम लोगों में इतनी हिम्मत होती थी कि वो अपने प्यार का इजहार कर सके। लेकिन वो इजहार ना करके उनके दिल में ये प्यार हमेशा जिंदा रहता था। जब तक उनकी सांसें चलती थी ये प्यार उनके दिल में हमेशा जिंदा रहता था। उस टाइम का प्यार सच में सूफियाना इश्क था और आज के युग में प्यार का पूरी तरह से मतलब बदल गया है। आज लोगों को 1 से 2 से 3 से यानी कहीं कि कईयों से प्यार होता है। तो आजकल तो खैर प्यार का पूरी तरह से मतलब ही बदल गया है। उस टाइम पे प्यार को पवित्र माना जाता था क्योंकि सच में उस टाइम पे प्यार पवित्र होता था। आजकल प्यार को बस एक खिलवाड़ कहते हैं और शायद इसी वजह से आज कोई शाहजहां या आज कोई लैला मजनू नहीं है, क्योंकि आजकल कोई इंसान एक इंसान से प्यार करके पूरी ज़िंदगी बिता ही नहीं सकता। एक ज़माना था जब अगर लोगों को किसी से प्यार होता था तो वो पूरी ज़िंदगी उसी की यादों के सहारे बिता देते थे। तो फ्रेंड्स, उसको कहते थे सूफियाना इश्क। आज मेरी कहानी भी कुछ इसी तरह है, एक ऐसे इश्क को दर्शाती हुई जो हमारे पुराने टाइम पर लोग किया करते थे। माधवी आज डॉक्टर से मिलकर आ रही थी और वो डॉक्टर से जब मिलने गई तो डॉक्टर ने जब उनकी पूरी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा कि आप लास्ट स्टेज पर हैं और आप बस दवाएं लेती रहिए और घर वाले जो है जितनी केयर कर सके सब केयर करें, जितना आप सबसे हंस मिल सकती हैं, बोल सकती हैं और उतना सबसे हंसते मिलते रहिएगा। ज़िंदगी के कुछ ही पल अब आपके पास बचे हैं। माधवी अकेली आई थी दिखाने डॉक्टर को क्योंकि वो जानती थी कि उनकी रिपोर्ट में कुछ ऐसा ज़रूर है जो डॉक्टर साहब उनकी फैमिली के साथ उन्हें बुला रहे हैं। जब डॉक्टर ने पूछा कि आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड नहीं आए हैं, आपके बच्चे नहीं आए हैं, तो उन्होंने बहाना किया कि हस्बैंड हमारे आउट ऑफ सिटी हैं और बच्चे भी हमारे आउट ऑफ सिटी हैं, तो इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। तो डॉक्टर ने कहा, देखिए मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, आप एकदम लास्ट स्टेज पर कैंसर के हैं और मैं जो है मैंने जितनी कोशिश मुझे करनी थी मैं कर चुका हूँ और
मुझे डर था कि शायद यही रिपोर्ट आपकी हो, और इस वजह से मैं आपके पति और आपके बच्चों के साथ आपको ये खबर देना चाह रहा था, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए ये बहुत बुरी खबर है कि वो उसके पास ज़िंदगी के कुछ टाइम बचे हैं। माधवी एक हल्की सी मुस्कान होठों पर रखती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब, ज़िंदगी है, मौत तो आनी ही है, और क्या घबराना। हाँ, अगर मेरी फैमिली में कोई होता तो लोग ज़रूर घबरा जाते। प्लीज़ आप मेरी फैमिली में किसी को कुछ मत बताइएगा, और जो भी ज़िंदगी मैं जीना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी से जीना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे परिवार के, मेरे बच्चे, मेरे पति है इस दर्द में वो उतना टाइम काटें कि मेरे पास अब टाइम नहीं है। डॉक्टर साहब उनकी हिम्मत को दाद देते हैं, और माधवी जी क्लिनिक से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ आती हैं। मन में कहीं ना कहीं एक डर होता है, अपने परिवार से बिछड़ने का डर होता है, तो इस वजह से उनके पैर लड़खड़ाते रहते हैं। वो जैसे ही गेट खोलती हैं गाड़ी का, तो ड्राइवर आकर तुरंत गेट पकड़ता है। उनके पैर थोड़ा लड़खड़ा जाते, तो ड्राइवर कहता है कि मैम आप ठीक हैं? तो माधवी जी कहती हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ और घर चलो। ड्राइवर पूछता है कि मैम अगर कोई ज़रूरत हो मैं सर को फ़ोन कर दूं, सर आ जाए। तो इसमें माधवी जी कहते नहीं, सर को कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस घर चलो। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी अपनी रफ्तार में जा रही होती है। माधवी हल्का सा अपना सर सीट पर रखती हैं और सोचती हैं कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया है। मेरे बेटे आज जॉब कर रहे हैं, मेरी हंसती खिलखिलाती मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हर चीज़ में काबिल हैं, और मैंने ज़िंदगी से जो कुछ चाहा मुझे सब कुछ मिला, सिवाय एक चीज़ के। वो अपने आंखें बंद किए रहती हैं, तभी आगे गाड़ी के एकदम जाम लग जाता है सड़क पे। तो गाड़ी हल्का सा जब रास्ते में थोड़ी सी जो है गाड़ी में लगता है कि किसी ने हल्का सा ठोकर लगा दिया, तो माधवी जी चौंक जाती, कहती क्या हुआ? तो ड्राइवर कहता कुछ नहीं मैम, बहुत जाम है, लगता है आगे कोई एक्सीडेंट या कुछ हो गया है, शायद इसी से किसी ने पीछे से हल्का सा टच कर दिया गाड़ी में। वो बैठ जाती हैं, वो देखती हैं बाहर झांक के, तो सच में बहुत जाम लगा हुआ होता है। और तभी उनकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है। उस गाड़ी में कोई ऐसा इंसान होता है जिसे देखकर वो अचंभित हो जाती है। वो उस गाड़ी की तरफ निहारने लगती हैं और बहुत ध्यान लगाकर देखती हैं कि ये वही इंसान है जी, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, शीशा बंद रहता है। फिर भी एकदम उनका दिल धक से हो जाता है कि शायद ये वही इंसान है। वो उस इंसान को, उस गाड़ी को बहुत ध्यान से देखती हैं। धीरे धीरे रेंगते हुए गाड़ी निकल जाती है। वो तभी उनका ध्यान एकदम उस गाड़ी में बैठे हुए इंसान पर पड़ता है, तो वो लगता है कि हाँ वो वही इंसान है। वो भगवान की तरफ देखती हैं और मुस्कुराती है कि वो सोचती है कि आज शायद भगवान जी को भी पता है कि उनके पास टाइम कम बचा हुआ है, इस वजह से भगवान जी ने भी उनके मन की मुराद पूरी कर दी। जिस इंसान को देखने के लिए वो बरसों से तड़फ रही थी, जिस इंसान से मिलने के लिए उनके दिल में एक अलग सी चाह थी कि वो इंसान से मिलना चाहती थी, वो इंसान आज उनके अंतिम दिन, जब उनके पास गिनती के कुछ दिन बचे हुए हैं, वो इंसान उन्हें एकाएक दिखा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है और इस तरह जाम धीरे धीरे कम पड़ता है, तो गाड़ी धीरे धीरे रेंगते हुए सड़क पर आगे बढ़ती है। माधवी जी देख के जैसे उनके मन में, उनके अंदर वो सारी चीज़ें घूमने लगती हैं जो उन्होंने कभी, जब वो तन्हा होती थी, जब अकेली होती थी, अक्सर जब उन्हें उस इंसान की याद आती थी, तब वो उस इंसान के बारे में सोचती थी। आज जैसे ही उन्होंने उस इंसान को देखा, उनके दिमाग में सारी बातें घूमने लगी कि उन्होंने किस तरह, वो लोग किस तरह मिले थे, कैसे क्या बातें हुई थी।
माधवी जी अपने गाड़ी के सीट पर हल्का सा सर टिका लिया उन्होंने और आंखें बंद कर ली, और उनके सामने वो बचपन का सारा दृश्य एकदम आंखों के सामने घूम गया। माधवी जी ने इंटर की परीक्षा पास की थी। उनकी छोटी सिस्टर हाई स्कूल में थी और उनके घर में मम्मी पापा और एक भाई थे। भाई भी जो है पढ़ाई कर रहे थे, भाई छोटे थे, और इनकी एक बहुत प्यारी फैमिली थी। उनकी दादी साथ में रहती थी और पापा नौकरी के सिलसिले में आकर लखनऊ में बस गए थे। वो लोग की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और छोटी सिस्टर साइंस से थी तो उन्हें ट्यूशन के लिए दिक्कत होती थी, और पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके बच्चे, उनकी बेटियां बाहर जाकर पढ़ाई करें, कोचिंग ले। तो इस वजह से उन्होंने उनकी बिटिया को जब पढ़ाई में दिक्कत होने लगी तो उन्होंने अपनी मम्मी से यूं ही राय मशवरा किया कि हम कैसे बेटी को भेजें, माहौल नहीं अच्छा है और यहाँ पर अभी हम लोग ज़्यादा किसी को जानते नहीं हैं, लड़कियाँ बाहर कहाँ हम भेजेंगे ट्यूशन पर इस समय पे, और कोई किसी अजनबी को हम घर में नहीं आने दे सकते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए। इस पर उनकी दादी ने एक बात अपने बेटे से सजेस्ट किया कि हमारे गांव में एक लड़का है मनोज, और वो पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा है, पर उसकी पारिवारिक स्थिति नहीं अच्छी है, और क्यों ना हम उस लड़के को यहाँ पर बुला ले, वो हमारे यहाँ से पढ़ाई भी करता रहे और हमारी बिटिया को ट्यूशन दे दे। आखिर वो गांव में ट्यूशन वगैरह देता रहता है, तो क्यों ना हम उसे बुला लें और इससे उसकी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी हो जाएगी और वो अपनी पढ़ाई भी कर लेगा। पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा लड़का है। पापा को दादी की ये बातें समझ में आती हैं क्योंकि बात गांव की होती है, और गांव में जो भी इंसान है जो पहचान के हैं, काफ़ी जाने पहचाने लोग रहते हैं, तो उनके पापा को कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने कहा ठीक है, बुला लेते हैं, बढ़िया है, बाहर का रूम हमारा वैसे भी खाली है, तो वहाँ पर वो रहेंगे और बढ़िया अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे और हमारी बिटिया को भी पढ़ा देंगे। तो बातें जब ये हुई तो माधवी को थोड़ा बुरा लगा कि हाँ किसी अजनबी को घर में बुलाया जाएगा, और पापा मैं तो पढ़ा ले, वो भी थोड़ा गुस्सा हुई कि मैं तो पढ़ा लेती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बुलाने की, और पता नहीं गांव के लोग कैसे होते हैं, आप बुलाओगे, मेरी फ्रेंड्स आती हैं, सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं, उनका लड़का सच में बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता, अपनी पढ़ाई से मतलब है, और इसके अलावा उस बच्चे को किसी से ज़्यादा मतलब नहीं, और देखना वो तुम्हारी भी हेल्प कर देगा पढ़ाई में। जिस तरह तुम्हें हिंदी बहुत पसंद है, उस लड़के को भी बहुत, वो अक्सर कविताएं लिखना या किसी भी टॉपिक पे हिंदी के बहुत अच्छी डिस्कशन करना, वो बहुत अच्छा इंसान है। तो इस पर माधवी कहती है कि मुझे, वो थोड़ा सा गुस्सा करती है कि मुझे नहीं पसंद है कि कोई भी बाहर का हो या गांव का हो, हम लोग गांव जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो पर पापा के आगे किसी की नहीं चलती है, वो उस लड़के को बुलाते हैं मनोज को, और ये बातें तय होती हैं कि मनोज घर पे आएंगे और आकर वो छोटी बहन चित्रा को ट्यूशन देंगे, और अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो तुम मतलब मत रखना। पापा के आगे माधवी कुछ नहीं कह पाती, और इस तरह उनका बाहर का रूम साफ किया जाता है और मनोज को यहाँ पर बुलाया जाता है। दादी के आगे वैसे भी किसी की नहीं चलती है। तो जब मनोज आते हैं, चित्रा उन्हें देखकर पहले तो बहुत मुंह बना लेती हैं कि हाँ आ गए हैं। अब एक इंसान के लिए, हम लोग वैसे भी घर में इतने लोग हैं, एक इंसान को नाश्ता पानी, खाना पानी दो तो एक आदमी का भार मेरे पापा के ऊपर और बढ़ गया। और इस तरह
मनोज जी आते हैं और वो उनके घर में भी सब लोग राजी हो जाते हैं जब ये की दादी बात करती है कि मनोज को हमारे पास भेज दो। वो यहाँ पर स्कूल अच्छे हैं, यहाँ पर हम अच्छे से उनका दाखिला करा देंगे, वो अपनी पढ़ाई भी करता रहेगा प्लस बिटिया को ट्यूशन भी देगा और जो भी है अगर वो ट्यूशन और पढ़ाना चाहते हैं तो वो और ट्यूशन भी पढ़ा लेंगे। तो इस पर मनोज जी के पापा भी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं कि ठीक है, बच्चा है जाएगा पढ़ाएगा और पढ़ेगा दोनों, और पढ़ाने से तो वैसे भी अच्छी होती है, हैबिट अच्छी हो जाएगी और उसकी पढ़ाई पर पकड़ अच्छा हो जाएगा, तो अच्छी चीज़ है। तो इस वजह से वो लोग भी जानते हैं कि गांव की हमारी चाची हैं तो ख्याल भी रखेंगी, क्योंकि जब वो आती थी गांव में तो सारे बच्चों से बहुत प्यार से बोलती थी, मिलती थी। तो यहाँ पर मनोज भी आने के लिए राजी हो गए और जब वो आए यहाँ पर उन्होंने घर जैसा माहौल देखा। सब लोग उनकी भाभी जी मतलब माधवी की मम्मी जी और दादी जो थी उनकी चाची लगती थी मनोज जी की, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यार से वो लोग बात करते थे। बिल्कुल जैसे सब लोग सुनते हैं कि शहर में लोगों को घमंड होता है, शहर में पहुंचने के बाद लोग बात करना नहीं पसंद करते थे, ये सारी चीज़ें उनके अंदर नहीं थी और जिसकी वजह से उन्हें घर जैसा माहौल मिला। और वो चित्रा को पढ़ाते भी थे, चित्रा पढ़ने में काफ़ी अच्छी लड़की थी और पर वो माधवी उनसे थोड़ा सा दूर रहती थी, वो ज़्यादा उनसे नहीं बात करती थी और इस तरह उनकी डेली लाइफ चल रही थी। मनोज जी अक्सर सोचते हैं कि इनको क्या हुआ है, ना मैं बोलता हूँ ना बात करता हूँ। अक्सर वो उन्हें बेटी ही कहकर बुलाते थे, क्योंकि गांव के रिश्ते से मनोज जी उनके चाचा लगते थे। और इस तरह माधवी और मनोज जी बराबर अवस्था के होते हुए भी अपने रिश्ते का लिहाज था उनमें और एक सीमा थी दोनों के बीच में जो कभी उन्हें कभी पास नहीं आने देती थी। अक्सर ऐसे ही एक दिन बैठकर माधवी अपनी हिंदी की कुछ चीज़ें पढ़ रही थी, कोई दोहा या कुछ ऐसा पढ़ रहे थे जिसका उन्हें सारांश नहीं आ रहा था। मनोज जी अपने रूम में बैठे वो सारी चीज़ें सुन रहे थे, उनका उच्चारण सुन रहे थे जो कि वो गलत कर रही थी। तो वो अपने रूम से बाहर आते हैं और बिना माधवी जी के कहे वो उनकी मदद करते हैं। वो कहते नहीं आप ये ऐसे गलत पढ़ रहे हो, इसको इस तरह पढ़िए और इसकी बरमाला ऐसे लगाइए, सब कुछ तब जाके सही होगा। माधवी जी एक बार उन्हें देखती है एक नज़र सरसरी और कहती हैं कि मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, आपको इससे क्या मतलब, और आप जाइए, आप चित्रा को पढ़ाते हैं, उन्हीं के ट्यूशन टीचर हैं, तो आप उन्हें जाइए पढ़ाइए, मेरी पढ़ाई पर मत ध्यान दीजिए, मैं आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ और मैं किसी गाँव के स्कूल में नहीं पढ़ी हूँ, तो आप ये सब चीज़ें जाइए उधर पढ़ाइए और मैं देख लूँगी कि मुझे क्या चीज़ पढ़ना। तो इस पर मनोज जी कहते हैं कॉन्वेंट की पढ़ी है शायद, इसीलिए हिंदी भाषा के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। उनकी हल्की सी नोक झोंक होती है, बच्चे होते हैं तो हल्की सी नोक झोंक होना स्वाभाविक होती है। मनोज जी को ये था कि मुझे हिंदी में मैं हिंदी में पारंगत हूँ, तो माधवी जी को ये था कि मुझे सब कुछ आता है। बच्चे थे, उनके मनोभाव एक दूसरे से अलग होना स्वाभाविक था और ऊपर से दोनों लोग एंगेज के थे और कहते ना कि किशोर अवस्था में ये सारी चीज़ें होना एक अलग सी बात होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी सूफियाना इश्क आज यहीं पर भाग एक ख़त्म होता है और मैं फिर आप लोगों से मिलूँगी अगले मंगलवार को लेकर कि इस कहानी में आगे क्या क्या होता है, कैसे क्या दोनों लोगों में प्यार होता है या कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको भाग 2 में बताऊंगी। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात होती है ना कि हम आज जो प्यार को खिलवाड़ समझ रहे हैं, प्यार का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। एक ज़माना था जब लोग प्यार को सच में पूजते थे।
हम जानते हैं कि अब वो टाइम नहीं वापस आ सकता है, लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं। हम प्यार को प्यार ही रहने देते हैं, इसको बदनाम करने की कोशिश ना करें। वो ज़्यादा सही है, ज़्यादा ज़रूर आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। हमारी युवा अगर ये बातें समझ जाएं कि प्यार में हक नहीं होता है, प्यार में आप दिखावा नहीं कर सकते हो, प्यार में इजहार भी नहीं होता है। प्यार तो बस प्यार होता है। आप पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, आप जानवरों से प्यार करते हैं, तो क्या ज़रूरी है आप उनसे बताते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? नहीं ना, पर आप करते हैं और आप देखते हैं वो फलते फूलते बहुत अच्छे हैं। आप फूलों से प्यार कीजिए, आप जानवरों से प्यार कीजिए, देखिए वो खुद ही एहसास कर लेते हैं कि हाँ आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो प्यार सिर्फ एहसास करने की चीज़ है, ये जताने की कोई चीज़ नहीं है। तो मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ मंगलवार को इस कहानी भाग 2 को लेकर, सूफियाना इश्क के भाग 2 को लेकर। तब तक के लिए बाय।